सर हमारे साथ हैं राकेश कुमार गोयल। राकेश जी वीडियो ऑन करें। सर नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ जी सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, नमस्ते जी सर। आपका क्या गुड नेम बताया आपने? गोयल, आर के गोयल जी। राकेश कुमार गोयल। सर हाँ, यू बिलोंग्स टू भरतपुर? जी सर, मैं भरतपुर से हूँ। नदबई से? जी सर। एमए हिस्ट्री? हिंदी सर। अच्छा हिंदी, हाँ सॉरी। केवीएस क्या है ये? केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हूँ सर मैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक 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 आप क्वेश्चन है आपके लिए। 12 वीर गाथा ग्रंथों में से कुछ का नाम बता सकते हो आप? सर परमाल रासो, विसलदेव रासो, खुमांड रासो, इसके अलावा पृथ्वीराज रासो और जी सर। ठीक है। ये प्राकृत से कितनी भाषाएं निकली? प्राकृत या अपभ्रंश भाषाओं से? सर प्राकृत से सर अपभ्रंश निकली हैं 7, और 7 अपभ्रंश से लगभग सभी उत्तर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है सर। गुड 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 गुड। अच्छा, योग का जिक्र सबसे पहले किसमें मिलता है? सर मैं इसके लिए बहुत श्योर नहीं हूँ, शायद पतंजलि जी ने इसका सबसे पहले जिक्र किया है सर। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले हुआ है, मैं बताऊंगा आपको अभी, है ना। एक जी जो है ना, शास्त्रीय भाषाएं किसको कहते हैं? शास्त्रीय भाषा है सर, संस्कृत को कहते हैं और इधर तमिल को कहते हैं सर। क्या कारण, इसका क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस? जो है ये आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है इसका। जी सर, शास्त्रीय भाषाएं वो होती हैं जो बहुत प्राचीन भाषाएं होती हैं, और अन्य भाषाएं सब उनसे ही निकली हुई होती हैं मोस्टली, जो नई आधुनिक भाषाएं होती हैं सर। हाँ, वो 1500 साल होता है। जी सर, ग्रीक भाषा। 1500 साल पुरानी जितनी भी भाषाएं हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज कही जाती है। क्लासिकल लैंग्वेज, और उसमें संस्कृत आती है, तमिल है, तेलुगु है, तो मलयालम कन्नड़ है भाषाएं। उसमें से शायद एक दो नीचे की साउथ की नहीं है, क्योंकि वो तमिल का पार्ट थी पहले। मोस्ट प्रोबेबली या तो शायद वो मलयालम नहीं है, ऐसा कुछ है जो बाद में डेवलप हुई थी थोड़ी, या आंध्रा है, वो तेलुगु है। पर लेकिन ये जो है ना, एक उड़िया भी जो है ना क्लासिकल लैंग्वेज में से है। तो आप याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ अभी साथ साथ में। आपने अपभ्रंश भाषाओं से जो बताया था, 18 भाषाएं उत्तर भारत की निकली है। एक पूछा था मैंने, योग का जो है जिक्र सबसे पहले पतंजलि के योग सूत्र से पहले मांडुक्य उपनिषद में भी आया है, और कृष्ण भगवान ने जो है ना उसमें गीता में भी योग का जिक्र किया, योग है कर्मसु कौशलम। ठीक है, थैंक यू सर। हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती है अभी सबसे ज्यादा? सर हिंदी में 18 बोलियां हैं, लेकिन खड़ी बोली हिंदी का ज्यादा प्रचलन इस समय सबसे ज्यादा। और नेक्स्ट नंबर? दूसरे नंबर पर भोजपुरी है सर, संख्या की दृष्टि से। ब्रज भाषा या अवधि नहीं है? अवधि को ही भोजपुरी बोलते हैं ना शायद। क्षेत्र, जी सर, क्षेत्र भोजपुरी का थोड़ा संख्या ज्यादा है सर बोलने वालों की, और अवधि भी बोली जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो भोजपुरी एंड अवधि? अवधी भाषा सर अवध प्रदेश की भाषा है, फैजाबाद के आसपास इसका मुख्य रूप से क्षेत्र है, और भोजपुरी भाषा बिहारी भाषा की एक हिस्सा है सर। और इसका जो क्षेत्र है सर वो इधर तराई, जो नेपाल का जो तराई वाला इलाका है, और वहां पर से इसको ज्यादा एरिया है। अच्छा एक बात बताइए, भारत के किस संत ने सबसे ज्यादा जो है ना खड़ी बोली का या हिंदी का या इस तरह की बोली का उपयोग किया अपने ग्रंथों में, या जो किस सबसे ज्यादा जो है ना खड़ी बोली का उपयोग करते थे, किस संप्रदाय के जो है साधु थे वो? सर भक्ति काल में सर कई, लगभग सभी साधुओं ने खड़ी बोली की भाषाओं का प्रयोग किया है सर। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर किस संदर्भ में, मुझे मतलब ये बताना है थोड़ा सा। चलिए, ये गोरखनाथ ने सबसे ज्यादा अपने उनकी पुस्तकों में भी, और दूसरे जो है ना उनके संतों ने भी खड़ी बोली का ही उपयोग किया है। एक आपके सामने स्टेटमेंट रख रहा हूं मैं,
ये स्टेटमेंट जो ना किसी जो ना विद्वान का, आपके हिंदी के विद्वान का है सर। योग्य जन जीता है, योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है, भागो फिर एक भागो। सर मैं सुन नहीं पाया सर, लास्ट में थोड़ा आपकी आवाज कट गई सर। सर आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। हाँ, 1 मिनट हो, सर जुड़ रहे हैं वापस। अच्छा जी जी। हाँ राजेश सर, आप शुरू करें। जी राकेश कुमार जी सर। सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार सर। नमस्कार। भरतपुर से एक राजस्थान के एक मुख्यमंत्री हुए हैं प्रसिद्ध, जी सर। नाम बताइए। श्री जगन्नाथ पाड़िया जी सर। अच्छा, और उनके बारे में कुछ तथ्य बताइए। जगन्नाथ पाड़िया जी वैर से बिलोंग करते हैं सर, वैर तहसील से। और वो पहले आदि जो है SC कैंडिडेट हैं जो मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे सर राजस्थान के। और इसके अलावा हाल ही में उनका देहांत भी हुआ है सर। अच्छा, और कोई विशेष योगदान है उनका राजस्थान में? इसके अलावा सर वो राज्यपाल रहे हैं पंजाब और चंडीगढ़ के सर। अच्छा, चलिए आप मुझे बताइए राजस्थान सेवा संघ के बारे में कुछ बताइए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सर मास्टर आदित्येंद्र जी के प्रयास से हुई थी सर। और इसमें जुगल किशोर चतुर्वेदी जी, ठाकुर देशराज वगैरह सर इसमें सहभागी थे। सही बता रहे हैं आप? नहीं सर, मैं गलत बता गया सर। भरतपुर प्रजामंडल से राजस्थान सेवा संघ को सर वो मैं मिक्सअप कर गया, क्षमा चाहूंगा सर। राजस्थान सेवा संघ में एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, पिंडारी कौन थे? पिंडारी सर ये आक्रमणकारी एक जाति थी, टोंक में ज्यादातर इनका क्षेत्र हुआ करता था सर। कहाँ के थे पिंडारी? सर सॉरी सर, एग्जैक्ट क्षेत्र मुझे कहाँ से आई जानकारी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आप प्रजामंडल के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बताइए राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन क्यों शुरू हुआ? उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सर राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, आपका जो भरतपुर क्षेत्र है अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा राजनीतिक चर्चा में है, राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा में है भरतपुर। अच्छा, क्या मानते हैं आप, सही हो रहा है वहां पे? सर ये 2-3 गुटबाजी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, एक तो जो चर्चा में, एक तो बसपा के जो विधायक हैं उन्होंने सबने पार्टी बदल के भी कांग्रेस में आए हैं सर। और एक महाराजा विश्वेंद्र सिंह जो हैं भरतपुर से जो विधायक हैं, उन्होंने भी सर अभी ऐसा देखा जा रहा है कि वो शायद सचिन जी के साथ ना होके गहलोत जी के साथ उनकी निष्ठा देखी जा रही है। तो इस तरह का कुछ सर बदलाव देखा जाए। आप ये जो अंदरूनी कलह है पार्टी के अंदर की, उसको सही मानते हैं क्या? निश्चित रूप से सर जनता का इससे नुकसान होता है, क्योंकि जो विकास की जो योजना है उन पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं इसे ठीक तो नहीं मानता सर। अच्छा,
एक मुझे ये बताइए, सरकारी जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनको जो महंगाई भत्ता दिया जाता है, सर सही मानते हैं आप उसको? जी सर, मैं उसको सही मानता हूँ सर, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो उनके खर्चे भी बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से उनको सर महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। आम जनता के नहीं बढ़ते हैं? सर आम जनता के बढ़ते हैं तो आम जनता उस तरह से सर अपने रिसोर्सेज भी डेवलप करती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से सरकार पर निर्भर होते हैं और सरकार के लिए काम करते हैं, तो सरकार अपने एम्प्लॉयर के लिए सर इस तरह की सुविधाएं बढ़ाती है। अच्छा, चलिए, ये मुझे बताइए, नरेंद्र मंडल क्या था? नरेंद्र मंडल सर बीकानेर के जो शासक थे उनकी अध्यक्षता में एक मंडल था सर, जो राजाओं का एक समूह था, जो भारत के जो आजाद हुआ था भारत, तो उस समय उनका एक प्रस्ताव था कि भाई भारत के साथ मिलना है, अलग रहना है, इस तरह के वो विचार करते थे। सही बता रहे हैं आप? श्योर नहीं हूँ सर, मैं थोड़ा सा रिवाइज नहीं किया है तो। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ अवधारणात्मक चीजें पूछते हैं आपसे। जी सर। मृत्यु भोज, जी सर। इसका राजस्थान में कैसा प्रभाव देखने को मिला आज तक, आपके अपने नजरिए से बताना आप। मैं सर इसको एक कुप्रथा की तरह देखता हूँ मृत्यु भोज को सर, क्योंकि मैंने मेरे गांव में देखा है कि जो लोग मृत्यु भोज के कारण सर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि वो कर्ज में दब गए और उनके खेत भी मैंने सर बिकते हुए देखे हैं। अच्छा, तो आपने कोई प्रयास किया आज तक मृत्यु भोज को? जी सर, मैंने मेरे मित्र के अभी फादर एक्सपायर हुए थे 7-8 साल पहले, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, प्रयास किया, हालांकि वो नहीं समझ पाए सर, उन्होंने किया जो उनको करना था, लेकिन मैंने मेरी तरफ से सर प्रयास किया समझा। आप सत्य बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं सत्य बोल रहा हूँ सर। अच्छा, ऐसा माना जाता है किसी एक व्यक्ति के प्रयास से ही ये प्रथा बंद नहीं हो सकती, जी सर। तो क्या सरकार को इसको गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए क्या? जिसे सरकार ने वर्तमान में तो घोषित कर ही रखा है, राजस्थान सरकार ने, कि मृत्यु भोज करना जो है अलाउ नहीं है अब, तो निश्चित रूप से उसके बाद तो सर अब काफी फर्क आ ही रहा है, धीरे धीरे लोग समझने भी लग रहे हैं। अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब सख्त कोई एक्शन लिया जाए इसके बारे में, अभी तक ऐसा कोई मामला देखने में नहीं आया है। जी सर, सख्त एक्शन लिया भी जाना चाहिए, जिम्मेदारियां तो तय होनी ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सामाजिक जागरूकता भी इसमें साथ साथ आए, क्योंकि जितना प्रभाव जागरूकता का पड़ता है सर, उतना कानून का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जी, मैं आगे इसी को कंटिन्यू रखना चाहूंगा। जैसे आप कह रहे हैं सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, तो एक भी मामला ऐसा नहीं कि जिसपे सरकारी अधिकारियों द्वारा कहीं रोक लगाई गई हो, कोई दंडित कार्रवाई की गई हो, आर्थिक या कुछ और, ठीक है, तो सरकार को या अधिकारियों को किस बात का भय रहता है, इस प्रकार की कार्रवाइयों से बचते हैं वो? क्योंकि मृत्यु भोज को सर सामाजिक स्वीकृति बहुत अधिक मिली हुई है, और और दूसरा क्या होता है कि सर इसका सूचना तंत्र भी हमारे जो है, कई बार अधिकारियों तक सूचना प्रॉपर टाइम से नहीं पहुंचती, या जानते हुए भी ड्यूटी नेग्लिजेंस कर जाते हैं सर, कि वो देखकर भी उसको अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि जब तक कोई, और स्वेच्छा से करते हैं मृत्यु भोज में, ज्यादातर जो मृत्यु भोज करने वाला व्यक्ति होता है उसका भावनात्मक जुड़ाव होता है कि मैं अपने जो है पिताजी या जो भी है उनके लिए करना चाहता हूँ, तो अधिकारी ऐसे मामले में थोड़ा सर बचने का प्रयास कर जाते हैं, पर मुझे लगता है कि ये गलत ट्रेंड है सर, इसमें प्रयास होने चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मृत्यु भोज बहुत बड़ा एक आप मानते हैं कुरीति है। चलिए, अभी सरकारी जो गाइडलाइन थी उसमें आपने देखा होगा कि अंतिम संस्कार में भी एक लिमिट तय की गई थी, सर क्या थी वो? सर मैं सही 15 है सर, मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन 15 लोगों को शायद अलाउ किया था 15 या 20? सर कंफ्यूज हूँ सर, मैं 15 या 20 में से। आपने देखा किसी भी शव यात्रा को जिसमें 20 से कम या ज्यादा लोग हो, ऐसा कोई अभी कोरोना पीरियड में आपको देखने को मिला कुछ? जी सर, बिल्कुल, कोरोना के दौरान वाकई ये गाइडलाइन सर बहुत अच्छे से फॉलो हुई है, विशेषकर शहरों में तो मैंने देखा था सर, एक मैं परिचित का हुआ तो वहाँ वाकई 20 ही लोग सर, उससे भी कम ही लोग जनरली जा रहे। अच्छा, गाँवों में? सर गांव में मुझे थोड़ा देखने का अनुभव इस दौरान नहीं मिला सर।
ठीक है, रिव्यू कर लेते हैं। देखिए राकेश जी, थोड़ा राजस्थान का आप नॉलेज एक बार बेसिक जानकारी ले लें। हाँ, हालांकि सर, फैक्चुअल पढ़ा हुआ है पर मैं वो रिकॉल नहीं कर पाया, रिवाइज नहीं किया एक्चुअली तो। ये देखिए, असहज करने के लिए भी एक बार कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फैक्चुअल, जो और छोर नहीं है, वैसे तो काफी वाइड है। फिर भी एक सामान्य ऊपरी जो जानकारी है वो एक बार देख लें आप। बाकी आपका भरतपुर का मैं पिछले मॉक में पूछ चुका हूँ, इसलिए मैंने इस बार कुछ वहां से नहीं पूछा है। सिर्फ अभी जो करंट वाला जो मुद्दा था वो पूछा आपसे। इसके अलावा देखिए, आपके जो अवधारणात्मक उत्तर हैं वो काफी अच्छे हैं राकेश जी। उनमें एक संतुलन बनाने का आपने प्रयास किया, उसमें सफल भी हुए आप। बाकी तो आपको एक ही सुझाव है कि राजस्थान का थोड़ा आप देखें, सामान्य ज्ञान उसको बढ़ाने का प्रयास करें, सब काम होगा। नरेंद्र मंडल सर बीकानेर वाले ही थे ना कि दूसरा? जी जी, गंगा सिंह जी वाला। गंगा सिंह वाला ही जी, मैं भूल गया जी, थैंक यू सर। ठीक है जी सर। सर ये लास्ट है ना? जी सर, इनके बाद हेमलता जी हैं। ठीक ठीक। तो मैं गोयल सर का ले लेता हूँ, गोयल जी का, फिर आप हेमलता जी का, पहले आप करके फिर आप लॉग आउट कर लें। ओके ओके। हाँ गोयल साहब। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। यूएन के विशेष दूतों ने भारत के नए आईटी रूल्स पर आक्षेप किया है और कहा कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो यूएन जो बिग टेक जो कंपनियां हैं जिनके ऊपर भारत ने सैंक्शन लगाए हैं, तो यूएन का ये नजरिया है कि इससे जो स्वस्थ वैश्विक प्रतिस्पर्धा है और उसको थोड़ा सा क्षति पहुंचती है। मानवाधिकार जैसा तो कुछ इसमें लगता नहीं है। मानवाधिकार नहीं सर, वो जो रूल्स हैं वो स्वस्थ जो बाजार की जो प्रतिस्पर्धा है उसके ठीक नहीं है सर। ओके, व्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत का क्या जवाब है? भारत ने कहा है कि ये रूल बिल्कुल भारत ने अपने नियमानुसार लगाए हैं और भारत सब कंपनियों के हितों की रक्षा करता है, और उसने भारत ने बिल्कुल इसके यूएन के इस प्रस्ताव का विरोध किया है सर। कोरोना का जो नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस, क्या है, इसका नाम क्या है? सर ये B.11617.2 करके है सर। वो तो डेल्टा है। अच्छा, बाद एक और आया सर उसकी मुझे जानकारी नहीं। डेल्टा प्लस की जानकारी है आपको? जी नहीं सर, उसकी जानकारी नहीं। ओके। योग दिवस की पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा सर ये रोम के एक योग गुरु थे, उन्होंने की थी सर। क्या नाम था? नाम सर पेपर में आया था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उनको क्या भारत सरकार ने कोई पुरस्कार दिया है? सर मुझे याद नहीं सर, इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं आया नहीं सर। ओके। एक अजमेर की एक लड़की है जिसने सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया है। किसका सर? सूर्य नमस्कार का। सर मेरी जानकारी में नहीं है सर। एक क्वेश्चन और बताइए, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड क्यों कहा जाता है? दुबई ने सर पिछले कुछ सालों में अपना गोल्ड का जो बिजनेस है उसको बहुत बढ़ाया है, इसलिए उसे सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। क्या कारण है, क्यों, कैसे बढ़ाया उन्होंने? उसने सर जो गोल्ड से संबंधित मानक है उनको कड़ा किया है काफी। वहां पर अब नकली गोल्ड जो है नहीं बेचा जा सकता, और इसके अलावा जो व्यापार के जो रूल्स हैं उनको भी थोड़ा उन्होंने कड़ा किया है और अपने टैक्स घटाए हैं सर। राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कि उल गुलान क्या है? सर उल गुलान। सॉरी सर, मेरी जानकारी। बिरसा मुंडा के बारे में बताएं। बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित हैं सर, और उनको उन्होंने जो आदिवासियों के जो देवता की तरह माने जाते हैं, और अंग्रेजों ने उन्हें बहुत यातना दे करके उनको यातना दी थी। ऐसा बताते हैं कि उनको बूंद बूंद करके उनको रिस रिस बूंद बूंद टपक टपक के वो मरे थे, इस तरह से बहुत यातनाएं दी थी, और देवता की तरह सर वो आदिवासियों में पूजे जाते हैं। राइट आंसर। बस इसी ध्यान रखें कि जो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को उल गुलान कहा जाता है, और बिरसा को धरती बाबा कहा जाता है। कुछ दिन पहले इनकी जयंती थी, इसको आप पढ़ के रखें। और
जो सिटी ऑफ गोल्ड का उत्तर आपका अच्छा था, कम टैक्स है, दुनिया के सारे डिजाइन वहाँ मिल जाते हैं, और मिलावट पर वो बहुत ज्यादा कठोर कानून है, वहाँ पे क्वालिटी अच्छा है। और पहली बार जो 21 जून का जो कंसेप्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोम के योग पुर्तगाल के योग गुरु हैं, उन्होंने अमृत सूर्यानंद जी ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और ये रोम में एक योग संगोष्ठी थी, उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। और उनको बाद में 2015 में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हो गया, तो 2015 में मोदी सरकार द्वारा 26 जनवरी 2015 को इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये कुछ आप नियम ध्यान रखें। किशनगढ़ अजमेर की लड़की है मोनिका कुमावत, इन्होंने 10 मिनट 58 सेकंड में 108 सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड बनाया है, और इनका इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। सर हमारे यहाँ अखबार में नहीं आया। हाँ, आज के अखबार में वही पूछा। हमारे यहाँ नहीं आता सर, ये अपने जो अजमेर एडिशन में होगा सर, ओके, उदयपुर वाले में। अच्छा। कोरोना का जो नया वेरिएंट है, आप जब अजमेर आ जाओ तो अजमेर खरीद लेना पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो मेंबर्स हैं उनके हाथ में तो यही अजमेर एडिशन ही रहेगा। जी वहाँ आपका ये एक्सक्यूज मान्य नहीं होगा फिर। जी सर हम तो उदयपुर से आए। जी सर। तो नया वेरिएंट है वो डेल्टा प्लस है, इसका नाम है K417N। जी सर। K417N नाम है, ये ज्यादा तेजी से फैलता है, तो अभी इसको लेकर चिंतित हो रहे हैं। और भारत का जवाब था कि हमने उपभोक्ताओं को पावरफुल बनाने के लिए, उपभोक्ताओं को ताकतवर बनाने के लिए हमने ये नियम बनाए हैं। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं। बाकी ओवरऑल मैं राकेश जी आपके लिए कहूंगा कि आप बहुत अच्छे उत्तर देते हैं, आपकी शैली बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल एक सहज भाव से आप उत्तर देते हैं। ये आपके पूरे इंटरव्यू की सबसे बड़ी ताकत रहेगी, तो आप सहज और जिस मुस्कुराहट के साथ उत्तर देते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है आपका। बाकी नॉलेज लेवल आपका अच्छा है, बस जो कहेंगे फैक्ट्स में अटक रहे हैं उनको तैयार करें। जी सर, ओवरऑल गुड। थैंक यू सर। बहुत शुभकामनाएं आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू जी राजेश सर हमारे साथ हैं।